तो सर मैं अगर आपसे ये पूछूं, अब एक इंडिविजुअल सवाल है क्योंकि देश में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी की एक सफल यात्रा रही कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक मानने। उन्होंने बाकायदा यात्रा की और उस यात्रा में वो लोगों से मिले भी, लोगों ने अपनी बात भी की, लेकिन उनके किसी भाषण से उस पूरी यात्रा में ऐसा नहीं लगा कि वो देश की समस्याओं को लोगों के नजरिए से समझ रहे हैं। वो अपने नजरिए से ही, अपने साथियों के नजरियों से ही पूरी यात्रा में हमने देखा कि वो समझते रहे। और अब जब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा विपक्ष है, जो सफल कूटनीतिज्ञ भी हैं, और मैं कूटनीतिज्ञ ही कहूंगा, राजनीतिक भी हैं और कूटनीतिक भी हैं, जो हर इशू, जो राहुल गांधी कहते हैं उसको वो सवालों में या इशू में तब्दील कर देते हैं और राहुल गांधी को उसमें फंसा लेते हैं। और पिछले दिनों जब इस लोकसभा में, जब से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी के जितने भाषण हैं, जितनी बातें हैं, वो बातें ये नहीं बताती कि आप भारत की जनता के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, मुझे ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने कल के जवाब में पूरा हमला ही राहुल गांधी के ऊपर किया, उनके हर चीज को उन्होंने धो दिया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये जवाब दे रही कि वो बहुत खोखले वादे कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं कि लोग नरेंद्र मोदी की बातों को ही सही समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के इन सफल कूटनीतिक चालों का कोई जवाब दे पाएंगी? क्योंकि जो राजनीतिक जवाब के साथ अगर आर्थिक सवाल नहीं जुड़ा है तो वो लोगों के गले उतरेगा नहीं। जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई, खासकर बेरोजगारी आपने कहा, इन सवालों का कोई ऑल्टरनेट अगर राहुल गांधी देश के लोगों को नहीं देंगे तो लोग यही समझेंगे आप सिर्फ अंताक्षरी कर रहे हैं, किसी सवाल का उसी सवाल के रूप में अच्छा या भोला जवाब दे रहे हैं। पर आपके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान है क्या देश के नौजवानों के लिए? ये तो उनको बताना चाहिए। मैं आपसे राय जानना चाह रहा हूँ इस सवाल के बारे में। देखिए, जो राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने ये एक लंबी यात्रा की कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, वो एक लोगों के बीच में जाने की प्रक्रिया है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कितनी बातचीत हुई ये एक समस्या का विषय है। दूसरा, उससे क्या हमने लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा किया कि जगह जगह अपने यूनिट्स खड़े किए, जो उस जो कन्वर्सेशन होना चाहिए, जो डायलॉग होना चाहिए, उस डायलॉग को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो उन्होंने यात्रा भी की, उन्होंने बस जर्नी भी की, पर एक परमानेंट जो एक एस्टैब्लिश करना चाहिए था, एक मतलब जगह जगह पे थोड़ा और रुक के, मतलब ये नहीं कि हम चलते चले जा रहे हैं और जो लोगों से मिलते चले जा रहे हैं और लोग मतलब हमें वेव कर रहे हैं और हम उनको वेव कर रहे हैं। उससे जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और राहुल गांधी को लोगों के बीच में जाना चाहिए और उनसे संवाद एस्टैब्लिश करना चाहिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए। हो सकता है लोगों को फिर विश्वास होने लगे, क्योंकि सिर्फ एक बार हमने देख लिया कि एक बड़ा नेता जा रहा है तो उससे ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी समस्याओं का हल निकल आएगा। तो जैसे आपने कहा, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, और भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पीने का पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये सारी समस्याएं हमारे देशवासियों के सामने, मैं कहूँ तो 90% लोगों के सामने ये समस्याएं खड़ी हैं। तो अगर हम डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं, देखिए क्रेडिबिलिटी की भी बात है, क्योंकि एक तरह से ये आसान होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग डिवाइड है उस एग्जिस्टिंग डिवाइड पे प्ले करके उसको और बड़ा कर दें। और एक स्टेट्स पर्सन का रोल होता है कि वो डिवाइड को पाट दे, वो जो खाई है उसको पाट के और एक नई दिशा दे। तो आज के संदर्भ में ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये बड़ा आसान है कि हम जितने भी डिवाइड हैं उन पे प्ले करके और डिवाइड को और बढ़ाते चले जाएं। और क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये 10 साल के पहले उनका 60 साल का इतिहास रहा है जिसमें बहुत तरह की गलतियां हुई हैं, जैसे कि ट्रिकल डाउन की नीति हुई, गरीबी नहीं खत्म हुई, क्रोनिज्म रहा, और लेकिन अब क्रोनिज्म और बढ़ गया। लेकिन ये पॉइंट आउट किया जा सकता है कि क्रोनिज्म तो पहले भी था। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या अटैक किया? उन्होंने कहा तो ये तो नेहरू गांधी फैमिली की जो गलतियां थी उसी की वजह से आज हमारी समस्या ये हुई है। तो उन्होंने नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबको उन्होंने लपेट लिया।
क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनका एक पास्ट है। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि भाई 10 साल में अब क्या हुआ है, 10 साल में क्या वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। और एक तरह से मेरा मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन होना चाहिए था वो तू मैं में जब बदल गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमजोरियां रहीं, क्या परेशानियां आई और आगे हम उसको कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे देश जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो देश में डिवाइड बहुत बढ़ गए हैं। जो डिवाइड है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता था, वहां तो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात है। तो फ्रेटर्निटी की बात जो है वो फ्रेटर्निटी का मतलब है कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। भाईचारा तो कमजोर होता जा रहा है, तो भाईचारा जितना कमजोर होगा तो देश की परेशानियां उतनी बढ़ जाएंगी। उसी तरह इक्वालिटी की बात है कि हम सब को इक्वालिटी, तो अभी तो इक्वालिटी छोड़ दीजिए, इक्विटी की भी बात नहीं है। इक्विटी की जो बात होनी चाहिए है ना, वो भी हमारे सामने नहीं है। जो गैर बराबरी है देश में वो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन चूंकि ये पहले से बढ़ती चली जा रही है तो इसलिए जब बीजेपी अटैक कर सकता है कांग्रेस को और ये कह सकता है कि देखिए ये तो सारी गलतियां आपने की हुई हैं। लेकिन अगर एक स्टेट्स पर्सन होगा, वो स्टेट्स पर्सन ये बताएगा कि अच्छा ये समस्याएं रही, हमने जो भी परेशानियां रही, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम जैसे कि जब मेजोरिटेरियनिज्म है उसको कैसे कम करेंगे, हमारा जो कम्युनल फ्लेयर अप हो रहा है उसको कैसे कम करेंगे, जिससे कि फ्रेटर्निटी का सेंस जो हमारा होना चाहिए वो दोबारा कायम हो। क्योंकि अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो देश ठीक से चलेगा नहीं। अगर देश ठीक से चलेगा नहीं तो जो आप नीतियां अपनाना चाहेंगे वो भी काम नहीं करेंगी। अब देखिए पिछले 10 साल में अगर देखें तो पहले जो थे वो क्राइसिस एक्सटर्नली मैन्युफैक्चर थे, लेकिन अभी तो हम खुद ही अपने क्राइसिस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे नोटबंदी कर दिया, बिना पूरी समझ के हमने नोटबंदी कर दिया, उसका बहुत गलत असर पड़ा। उसी तरह जीएसटी कर दिया, उसका छोटे उद्योग और मझोले उद्योग उन पे बहुत गलत असर पड़ा। तो जो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी कम हो गया, गिरावट पे आ गया। फिर पैंडेमिक में हमने बिना सोचे समझे एकदम से बहुत बड़ा जो लॉकडाउन लागू कर दिया। तो इसको मैं कहता हूँ पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस। पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस इसलिए क्योंकि हमने सोचा नहीं, हमने ये सोचा नहीं कि इन पॉलिसीज का क्या असर होगा, हमने बस मन आया तो हमने लागू कर दिया। उसी तरह अगर सरकार जैसे चल रही है तो हम देख रहे हैं कि जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी ने नहीं किया था पीएमओ में, पर जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा हो गया है और सारा कुछ डिसीजन मेकिंग पीएमओ में केंद्रित हो गया है। मिनिस्ट्रीज को जो वो नहीं रहा। और इतने कॉम्प्लेक्स देश में इतने जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हमको एक वाइड जो कंसल्टेशन चाहिए। लेकिन जहां कोई क्रिटिक होता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये तो जो एंटी नेशनल है या टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो हम जो क्रिटिक है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अभी जो 10 साल की समस्याएं हैं वो और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही हैं। जो पहले जो समस्याएं थी उन्होंने परेशानी तो क्रिएट की और उसको हम जब पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसमें विपक्ष का जो रोल है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि विपक्ष को ये सारी चीजें बार बार जो मुद्दे जनता के पास ले जानी चाहिए। लेकिन जैसे कि पैंडेमिक में हमने देखा, पैंडेमिक के दौरान जनता के बीच में जब ऑपोजिशन जा ही नहीं पाया, जैसे कि इतनी जो यूपी में डेथ हुई, जगह जगह बॉडीज गिरी वगैरह, लेकिन यूपी के इलेक्शन में हमने देखा कि उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो जनता के बीच में जा ही नहीं पा रही थी। तो इस समय सबसे जो जरूरी है जनता के बीच में जाना और वहां पे एक तरह से जो विश्वास पैदा करना कि जो विपक्ष है वो जनता के साथ है और जनता की नीतियों जनता को जो चाहिए उस तरह की नीतियां लागू करेगा। जी सर। तो अब यहीं पर एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि क्या यही कारण है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, चूंकि इन सवालों के कॉन्ट्राडिक्शंस को या इनके इम्पैक्ट को या इसकी ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हैं, लोगों के बीच उनका विश्वास नहीं बन रहा है, क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी लीडरशिप की एक नई दावेदार खड़ी हो गई हैं इंडिया ब्लॉक की, और उनको लालू यादव और शरद पवार और अखिलेश यादव जैसों का सीनियर्स का समर्थन मिल गया है? क्या इस जो क्राइसिस इंडिया ब्लॉक में खड़ा हुआ है इंडिया गठबंधन में, उसके पीछे ये नासमझी है या अभिव्यक्त न कर पाने की कमजोरी है, इसलिए ये खड़ा हुआ है? आपको क्या लगता है? मेरा मानना है, देखिए जो पॉलिटिक्स में होता है वो पावर चाहता है, सत्ता में आते ही इसलिए कि पावर उनको चाहिए। तो इस समय एक तरह से प्ले हो रहा है कि कौन कहाँ पे कितना खड़ा है और कितना उसका फायदा उठा सकता है।
तो दावेदार कई हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, बाकी और भी दावेदार हो सकते हैं। यूपी में भी अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा अखिलेश और राहुल के बीच में हो सकता है कि कुछ थोड़ा समझ हो, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे है शायद इतनी समझ अभी बिल्ड नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में हमने देखा कि जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो कमज़ोर पड़ गई, वो जो इश्यूज़ को नहीं टेकअप कर पाई जिस तरह से टेकअप करना चाहिए था। हरियाणा में सुना है कि जीतते जीतते हार गई विपक्ष। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कि सारी विपक्ष की पार्टियों को समझना चाहिए कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो है मेजोरिटेरियनिज्म का है, और मेजोरिटेरियनिज्म को अगर हम नहीं जो डिफीट कर पाए तो देश की जो दिशा है वो बदल जाएगी और ये एक परमानेंट नासूर बन जाएगा जो हमें हरदम पीछे की तरफ खींचता रहेगा। तो ये समझ होनी चाहिए सारी विपक्षी पार्टियों में, जो मुझे लगता है कि अभी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि वो यही देख रहे हैं कि अभी हम कैसे और ज़्यादा पावर में आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो जगह-जगह जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका कांग्रेस के साथ भी टकराव है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम जो आज जो दावेदार नहीं हुए, तो हम ही कमज़ोर पड़ते चले जाएँगे, हम जो विपक्षी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ ही जो वो करते चले जाएँगे। तो कुल मिला के जो समझ होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कि हमको सबको साथ होना है, जो भी खिलाफ हैं इस मेजॉरिटेरियनिज़्म के, वो समझ अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। और इनको लगता है कि भई आज हम जो है पावर में आ जाएँगे, आज हम नेता बन जाएँगे, तो उससे हो सकता है कि हमारे और आगे बढ़े चीज़। लेकिन जो समझ होनी चाहिए वो ये कि सबको साथ आना है। ये साथ आने के लिए अपने कैडर्स को भी समझाना पड़ेगा, अपने जो फुट सोल्जर्स हैं उनको भी। तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे कांग्रेस में कुछ नेता लोग कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ विपक्षी और जो रीजनल पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां, वो कुछ जो है स्टेटमेंट दे देते हैं, उस पर फिर बहस चलती है और ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, इंडिया गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा, वो वोट ट्रांसफर नहीं कर पाता एक दूसरे के प्रति। तो ये चीजें जब तक हम टैकल नहीं करेंगे तब तक विपक्ष ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। और जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो तो मेजोरिटेरियनिज्म के हिसाब से वो अपना जो है सारा का सारा एजेंडा चला लेता है, क्योंकि वो एक आसान तरीका है। जो ऑपोजिशन है उसके सामने ये ज्यादा बड़ी चुनौती है कि कैसे डाइवर्सिटी को वो साथ लेके एक यूनिटी बनाए। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात तो करते हैं, लेकिन उसको जो अमली जाना कैसे पहनाएं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो हम करने में सक्षम नहीं हो पाते।